अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 27 फरवरी है, पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी को हुए। उसके बाद लगता ये था कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मंजरनामे पर धुंध मजीद गहरी हो रही है, बल्कि जो सियासी लड़ाई है वो नई जहतें इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। पहले सवालात ये थे कि क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान में बनने वाली हुकूमत, उसकी लेजिटिमेसी के हवाले से, उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से सिर्फ सवालात मौजूद थे। लेकिन अब खुदा न खास्ता मामला वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर पाकिस्तान की आइंदा हुकूमत को रिकग्निशन के मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर ऐसे बनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम यह है कि महर शराफत अली फॉर्म 45 के मुताबिक उनको शिकस्त दे चुके थे। ये मामला है मरियम नवाज साहिबा का। उसके बाद सवाल उठा लें खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास कब होगा, कैसे होगा, लेकिन वहाँ पर भी मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला पूरा नहीं हो सका। फिर चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ, जहां पर सेनेटर सरफराज बुगटी ने अब से कुछ देर पहले इस्तीफ़ा दे दिया है और अपना इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया है। शुनीद ये है, कहा यह जा रहा है कि ही इज़ कंटेंडर, वो उम्मीदवार हैं, वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ें। बलूचिस्तान के वज़ीर आला के तौर पर निगरान काबीना में मौजूद थे सेनेटर सरफराज बुगटी साहब, और पाकिस्तान का आइन बड़ा क्लियरली कहता है आर्टिकल 224(1)B के केयर टेकर काबीना में जो भी शख्स शामिल रहा हो, चीफ मिनिस्टर हो, निगरान वज़ीर आज़म हो, वो ख़ुद या उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स किसी भी सूरत में आने वाले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्होंने अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया, ना सिर्फ इंतखाब लड़ा, लेकिन अब वो दौड़ में शामिल हो गए हैं वज़ीर आला की। तो ये सूरत हाल है जो बलूचिस्तान की है। जब सिंध की बात करें तो सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको मैंडेट कैसे मिला, उसके हवाले से उनकी मरकज़ में इत्तेहादी जमात MQM वो सवालात उठा रही है। वो भी कह रही है कि मैंडेट चोरी हुआ है, चोरी का मैंडेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 लेकर फिर रही है। और फिर आ जाते हैं मरकज़ में, जहाँ पर एक अक़लियती जमात या अक़लियती हुकूमत जिसको कहा जा रहा है कि जोड़ तोड़ किया गया और नंबर्स तो पूरे कर लिए गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं एक ऐसी असम्बली में जिसका इजलास बुलाने के लिए जो आइनी सरबराह मुमलिकत है, यानी कि सदर पाकिस्तान, वो उन्होंने समरी मुस्तरद कर दी है, वो इजलास नहीं बुलाने जा रहे हैं। और उनका कहना यह है कि जिस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तें अनाउंस नहीं करता, अलॉट नहीं कर दी जाती, तो उस वक्त तक वो इजलास समझते हैं कि नहीं बुलाना चाहिए। अब हुकूमत जो है वो इस सारे मामले पर, बनने वाली हुकूमत, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस मौजूद होंगे। लेकिन 3 अहम और बड़े मामलात हैं आज। नंबर 1 ये कि मुख्तलिफ जमातों की तरफ से अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि सदर मुमलिकत आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे, लिहाजा उनके खिलाफ आइन शिकनी के तहत मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या ये ट्रायल सिर्फ सदर मुमलिकत के खिलाफ होना चाहिए, या फिर आइन शिकनी कब कब किस किस ने की, उन सब के खिलाफ भी कम अज़ कम करंट एपिसोड में उनके खिलाफ होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने सदर मुमलिकत के हवाले से क्या कहा, ज़रा सुनिए। शुरू तो वहाँ के जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असेंबली को डिसॉल्व किया, और अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने 29 फरवरी तक असेंबली को समन करना है, और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फ़र्ज नहीं निभा रहा है। कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असेंबली आइनी जो उसका फ़र्ज है उस पर ना अमल करते हुए असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। अब वो कैसे एतराज़ कर रहे हैं कि किसी और का हुकूमत बन रहा है? इन्होंने खुद ये फैसला किया कि हमसे बात नहीं करें, तो फिर हमारे पास यही कि जो बात कर रहे हैं उनको हम मौका दें। अब चाहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो या आने वाली हुकूमत में शामिल मुख्तलिफ जमातें, वो सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने का इंदिया भी दे रही हैं, मुतालबा भी करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन क्या सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ आइन के गद्दारी या आइन से इनहराफ का मुकदमा
इस बुनियाद पर भी चलना चाहिए कि आर्टिकल 48(5) के तहत उन्होंने इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं की 90 दिन के अंदर अंदर, वो क्योंकि सूट करता था गालिबन इन जमातों को, तो लिहाजा उसके हवाले से कोई मुतालबा सामने नहीं आया था। फिर सवाल ये भी है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें कितना अरसा कायम रही, निगरान हुकूमतें जो आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात होने थे वो कैसे लगभग 1 साल का अरसा बन गया, बल्कि 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया। निगरान हुकूमतें मौजूद हैं, उनकी आइनी हैसियत के ऊपर सवाल मौजूद है। उन लोगों ने जिन्होंने पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वक्त पर इंतखाबात नहीं होने दिए, आइन से खिलाफ वर्जी की, क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए? फिर आ जाते हैं मखसूस नशिस्तों की तरफ। इसहाक डार साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने आज इस तमाम मामले के ऊपर जो गुफ्तगू की वो ज़रा सुनिए। मैं समझता हूं कि ये आइन वो खेल खेला जा रहा है, कोई अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है, तो उन्होंने कहा जी अभी असेंबली कंप्लीट नहीं है, इसका इजलास अभी हो नहीं सकता, हम इकट्ठे मिलके स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, हम इकट्ठे मिलके डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। ये बड़ी क्लियर है कि इंटरप्रिटेशन जो भी हो, लेकिन 21वें दिन इजलास होना है। जो मखसूस नशिस्तें हैं आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 106(3) और आर्टिकल 224(6) के प्रोवाइजो के तहत और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 और रूल 92 के तहत सिर्फ उन सियासी जमातों को मिलेगी जिन सियासी जमातों की नंबर 1 पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है, यानी वो जीत के इलेक्शन असम्बलियों में आए हैं। सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को, अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। अगर ये मामला इतना ही सादा होता जिस तरीके से आज़म नज़ीर तारड़ साहब फरमा रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब तक इसके ऊपर फैसला सुना चुका होता। माजी में मिसाल हमारे पास मौजूद है, बाप पार्टी को मखसूस नशिस्त किस तरीके से अलॉट की गई थी, और अब आइन और कानून के मुताबिक इस मामले को किस तरीके से सुलझाया जाएगा, या अल्टीमेटली कोड ऑफ लॉ में ये लैंड करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PDM के रूह रवा मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आजकल खाइफ नज़र आते हैं, उन्होंने भी पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जो सवालात उठाए हैं वो सवालात भी बहुत अहम हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हलके में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, फौरन लोगों को पता चल जाता है। और यहाँ पर नताइज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे थे, घरों में सोए हुए, इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए। आप खुद जरा अंदाजा लगाएं ये क्या इलेक्शन थे। तो इस तरीके से नहीं होगा इंशाल्लाह। ये जो आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून जनाब हाफिज़ एहसान मुखर साहब, और स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अज़हर सदीक़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। इन तमाम सवालात पर जो है वो बात होगी, और कुछ ही देर में स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करेंगे इंतज़ार हैदरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, पार्लिमानी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनकी कवरेज करने वाले सीनियर सहाफ़ियों में शुमार होता है, तो उनसे भी पूछेंगे कि माजी में किस तरीके से मखसूस नशिस्तें जो हैं वो अलॉट की जाती रहीं, और क्या अब किसके मौक़िफ़ में वज़न है, असम्बली को पूरा करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होगी। आगाज़ जो है वो गुफ्तगू का कर लेते हैं। और अज़हर सदीक़ साहब फरमाइए, सवाल हो रहे हैं कि सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ आइन तोड़ने के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, तो क्या मुकदमा होना चाहिए सदर पे? बहुत शुक्रिया। मैं जरा मुस्कुरा इसकी रहा हूँ कि कौन बता रहा है हमें, इलेक्शन कमीशन बता रहा है या नून लीग बता रहा है? ये हमें बता रहा है आइन तोड़ना। मेरा ख्याल है शायद यादाश्त कमजोर है। आइन तोड़ने का सिर्फ आर्टिकल 6 ही में है, और वो सबवर्ट है, एब्रोगेशन है, और वो लिखा हुआ है आइन तोड़ने में क्या सजा होनी है। आइन टूटने का अगर हिसाब मांगना है वो तो मांगा जाएगा 90 दिन के अंदर। इलेक्शन नहीं हुए, पंजाब में नहीं हुए, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुए, और नेशनल असेंबली के भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। और किसने कहा था कि जनाब आर्टिकल 51 को सामने रखते हुए आप मर्दमशुमारी पहले कर दें और इलेक्शन, यहाँ इलेक्शन कमीशन खामोश रहा।
जब मैं हैरान हो रहा था कि अगर एक चीज जरा साथ ही मैं दोहराना चाहूंगा कि नेशनल असेंबली जो है ना वो 342 सीट्स मेंबर हैं, जिसमें इंक्लूडिंग सीट रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स। बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि सीटें कैसे आनी है और सीटें रिजर्व कैसे होनी है। सीटों वाले मामले पर बाद में आते हैं। आप हमें ये बताएं कि सदर के खिलाफ ये जो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या सिर्फ सदर के खिलाफ होनी चाहिए या किसी और के खिलाफ भी होनी चाहिए? पहले तो बड़ी वाज़ेह तौर पर गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी के साथ, गवर्नर तो हमारा जो सदर है ना उसका तो लगाना, इम्पीच करना 47 के तहत दिया हुआ। सदर के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी भी है ना तो आर्टिकल 47 में दिया हुआ इम्पीचमेंट करनी है, 2/3 अक्सरियत, बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर है। अगर कार्रवाई होनी है तो गवर्नर के खिलाफ होनी है, खैबर पख्तूनख्वा की, और उसके बाद पंजाब के। फिर आपको याद होगा कि वो अगर वक्त से पहले तहलील कर दें तो वो नाजायज है। आपको पता है कि नेशनल असेंबली 3 दिन पहले तहलील की गई, क्यों की गई? आज तक तो किसी सवाल नहीं किया। इसमें जस्टिस अतर मिलल ने जवाब दे दिया था अपने एक्स्ट्रा नोट के अंदर, जो एडिशनल डाइसेंट नोट कह रहा हूं मैं, कि जिसमें एडिशनल नोट इजाफी नोट था जी, इजाफी नोट में ना बड़ी डिटेल में ये सारी चीजें लिख रही हैं। और आर्टिकल 41 जिसकी इंटरप्रिटेशन आपको पता है करते फिर रहे हैं कि जनाब इतने दिनों के भाई आइन में लिखा हुआ है और यहाँ गया है 254 किस लिए है। और पहली बार एक बात बता दूं, आर्टिकल 41 अगर कंप्लाई नहीं होता, मैं मान लूं कि जनाब ये ऐसा है, तो आर्टिकल 41 अगर कंप्लाई नहीं होता तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो दिया ही कोई नहीं है। ये कहां से आ गया कि आप सदर खिलाफ? मैं तो हैरान हूं। वो ये देख रहा था, बिलावल साहब कह रहे थे पर्चे होंगे, पता नहीं कौन से कानून के तहत पर्चे होंगे। सदर एक आईनी होता है, आर्टिकल 248 बड़ा क्लियर है, इम्यूनिटी देता है, तो सदर खिलाफ पर्चे वर्चा कोई सवाल ही। हाँ, अब आगे ये जो डेट दे रहे हैं, निगरान हुकूमतें डेट मुकर्रर करती फिर रही हैं, ये पता नहीं किस आइन की कौन सी प्रोविजन लिखा तो वहां हुआ है, लेकिन पहले असेंबली तो मुकम्मल कर ले। आपने तो रिजर्व सीटें ही नहीं दी। पंजाब असेंबली में ऐसे ही इजलास हो गया, बलूचिस्तान सिंध असेंबली के अंदर ऐसे ही इजलास हो गया। आपने रिजर्व सीटें जो पार्टी का हक है, अच्छा ये इख्तरा 2 तरह से दे रहे हैं ये कि जनाबे आला कि इस तरह के। अजहर सिद्दीक साहब, इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपके पास वापस आता हूँ। खोखर साहब, मुझे ये बताइए कि सदर के खिलाफ 21 दिन में आइन कहता है कि इजलास बुलाना है, जैसे ही इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के 21 दिन में इसके ऊपर तो कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है कि हो जाए सदर के खिलाफ आइन तोड़ने, आइन शिकने की कार्रवाई। तो 48(5) जो कहता है सदर मुमलिकत ने इजलास बुलाना है 90 दिन के अंदर अंदर, वो नहीं बुलाया तो उसके ऊपर नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की सबसे एक कॉमन स्टेटमेंट चल रही है पिछले 2 साल से, वो आर्टिकल 6 है। कभी एक पार्टी कहती है कि आर्टिकल 6 इन पे लगना चाहिए, दूसरी पार्टी कहती है कि आर्टिकल 6 इन पे लगना चाहिए। और आर्टिकल 6 जो है या आर्टिकल 5 जो है, इसका एक ख़ास कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज भी है, उसका एक ख़ास ऑब्जेक्टिव भी है और उसका एक ख़ास वे फॉरवर्ड भी है। वो किसी की स्टेटमेंट से नहीं लगेगा, अब उसका एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो समझती है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस आई है, और वो भी फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट मीन्स है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, उसके बाद वो एक रेफरेंस बनता है और रेफरेंस के बाद कोर्ट में जाता है और कोर्ट के बाद एक प्रोसेस उसके अंदर आता है। तो लिहाजा अभी इन सारी चीज़ों को सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट की हद तक देखा जाए या पॉइंट स्कोरिंग की हद तक देखा जाए तो वो एक चीज़ है। लेकिन इसका तरीका दूसरा नहीं, दूसरा मैं आपको अगर होना करना है तो क्या नहीं, मैं दूसरा उस चीज नहीं, देखिए दूसरा ये है कि हम हर केस के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दोनों साइड्स जो हैं, जो जजमेंट अगर किसी को मेजॉरिटी सूट करती है तो वो मेजॉरिटी पर रिलाई करती है, अगर किसी को डाइसेंटिंग या उसके बाद एडिशनल नोट सूट करता है वो उसको रिलाई करता है। पाकिस्तान के पिछले 2.25 साल के अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस इंटरप्रिटेशन के ऊपर हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम हर दफ़ा एक नई चीज़ लेके जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका वे फॉरवर्ड भी बताता है, लेकिन चूंकि हम अपनी विम्स के मुताबिक चलते हैं और हम चाहते हैं कि पॉलिटिकली लेट डाउन करें, तो उसके अंदर जो फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेलमेट आता है, वो चाहे आपका अप्रैल 2022 की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देख लें, उसके बाद पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर की सस्पेंशन आप देख लें, गवर्नर्स की आप अपॉइंटमेंट देख लें, इलेक्शन डेट आप देख लें,
और अब आर्टिकल 91 के अंदर, अब आर्टिकल 91 एक सिंपल सा एक आर्टिकल है और वो ये कहता है कि जिस दिन इस मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन होंगे 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो इजलास बुलाए, और उससे पहले हमारा इलेक्शन एक्ट है जिसका सेक्शन 98 ये कहता है कि 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो गैजेट नोटिफाई करेगा, और उसके बाद जो 7 दिन का वो टाइम है उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी वक्त इजलास बुला सकता है। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ये कोई कंपल्शन नहीं है कि वो ये कहे कि जी मैं इजलास बुलाऊंगा ही नहीं, चूंकि मैं इसके समझता हूं कि आर्टिकल 51 है एक चीज़। दूसरा उसके अंदर चीज़ ये है कि जब आपके पास एक इख्तियार ही उस हद तक ये है कि आप ना बुलाएं, अगर नहीं बुलाएंगे इजलास तो होना ही है, और 91 के नीचे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी समरी की भी ज़रूरत नहीं है। इस पर कई जजमेंट्स भी उसके अंदर हैं कि प्रेसिडेंट के 3 तरह के ईसा फंक्शंस हैं। एक फंक्शन ये है कि उसने ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जजमेंट है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल असाइनमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं स्टैट्यूटरी असाइनमेंट से निकाल के प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट, और उसके पास एक ऑप्शन ये है कि 15 दिन का या वो डेफर कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, या हमारी लेजिस्लेशन आर्टिकल 75 के अंदर कर सकता है। लेकिन 92 के अंदर उसके पास ऑप्शन नहीं है। अब अगर उसके पास समरी आई थी तो उसका ये था जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास आई, जो एक प्रैक्टिस चलती आ रही है, जब भी इलेक्शन होता है एक समरी आती है, प्रेसिडेंट उसको निकालते हैं। लेकिन इस प्रेसिडेंट ने क्या किया है कि उन्होंने कहा जी मैं नहीं मानता इस चीज़ को, आप अपना हाउस का अब इजलास तो उस चीज़ के अंदर होना है और वो असेंबली सेक्रेटेरिएट करवा लेगा, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल असेंबली का इजलास बुलाने का जिक्र है, प्रोविंशियल असेंबली का जिक्र नहीं है, कि जिसकी वजह से आपका एक वैक्यूम आता कि जी क्योंकि अगर वहाँ इजलास ही नहीं है तो फिर इजलास बुलाने की ज़रूरत क्या है, वो होगा। अब अगली चीज़ जो है कि जब वो नई चीज़ें आएंगी हो सकता है कि ये मामला भी हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए, रिजर्व सीट्स का। इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि आर्टिकल 51 के नीचे जो रिजर्व सीट्स का मामला था उसको जल्दी रिजॉल्व करता, उन्हें देता ना देता, जो कॉन्स्टिट्यूशन आता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते। विद होल्ड करना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को मैं ये समझता हूं कि आपकी पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी उसे ट्रिगर करता है, और वही हमारे आए। दूसरा, प्रेसिडेंट का ये काम है कि इन सीट्स की वजह से ना आपकी गवर्नमेंट मेक हो रही है ना ब्रेक हो रही है। वो जिस तरह पंजाब के स्पीकर ने लिया, एक ऑनरेबली काम करते और उसके बाद जो लॉ एक्शन करता, कल उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने रखा, वो एक फैसला करते, वो आगे चीजें चली जाती। हमें इस पॉलिटिकल स्मूथ ट्रांजिशन के अंदर जाना चाहिए। एजिटेशन अपनी जगह, ट्रिब्यूनल्स में लड़ना चाहिए, कोर्ट्स में लड़ना चाहिए, अदालत के अंदर लड़ना चाहिए, लेकिन सिस्टम को ईसा उस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि जो पौने 2 साल से इस मुल्क के अंदर हो रहा है, ये ना इस मुल्क के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, लीगल स्टेबिलिटी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ही बड़ी डेंजरस बात है। लेकिन वो तो अब ऐसा होता नजर आ रहा है कि हर वो चीज़ हो रही है कि जिससे अब 8 फरवरी के बाद भी सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा। हाफिज साहब वो बड़ी बात की है, अजहर सिद्दीक साहब फरमा रहे हैं, बहुत सारे दीगर लोग ये बात कह रहे हैं कि सदर के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन जो 90 दिन में नहीं हुए उसमें जिसने रोड़े अटकाए, जिसने 21 अरब रुपए का फंड जो है वो फराहम नहीं किए, उस वक्त की काबीना ने जो कुछ कहा, उस वक्त की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फंड्स जारी नहीं किए, पार्लियामेंट ने जो है। मुझे 1 मिनट देंगे, मैं मुझे ब्रेक पे जाने दें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे ये पूछेंगे कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आइन से इनहराफ किया, और सुप्रीम कोर्ट भी उस हवाले से बड़ी क्लियर है कि ऐसा हुआ। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।